हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितेश चौहान और आप देख रहे हैं आपका चैनल साइंस कारी, अ चैनल टू डिस्कस साइंस। और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले केमिस्ट्री। ठीक है, हम लोग क्लास 9 का केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं आईसीएसई बोर्ड, और पहला चैप्टर का नाम है द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। और ये बहुत अच्छा बात है कि सिलेबस को इस तरह से बनाया गया है ताकि अगर हमको कुछ नहीं भी आता है तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते तो हमको हर चीज आ जाएगा। किसी भी चैप्टर को या किसी भी सब्जेक्ट को समझने से पहले ये समझना पड़ता है कि उसका बेसिक क्या है, ठीक है, उसका फंडामेंटल्स क्या है, और ये चैप्टर में इन्हीं बातों को कवर किया जाएगा। जैसा कि दिख रहा है चैप्टर का नाम है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री का लैंग्वेज क्या बोलता है और इस लैंग्वेज को हम कैसे समझेंगे। जैसे कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो पहले आपको इंग्लिश लैंग्वेज को समझना पड़ता है, उसके अल्फाबेट्स को समझना पड़ता है, उसकी ग्रामर को समझना पड़ता है, तभी जाके आप इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड कर पाते हैं। उसी तरह से केमिस्ट्री लैंग्वेज को भी समझने के लिए उसके अल्फाबेट को समझना पड़ेगा और उसका ग्रामर को समझना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम इन्हीं दो बात के बारे में बात करेंगे कि केमिस्ट्री का अल्फाबेट क्या है और केमिस्ट्री का ग्रामर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा डेफिनेशन देखते हैं केमिस्ट्री का। जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो अलग अलग बुक इसका अलग अलग डेफिनेशन बताते हैं, अलग अलग टीचर्स भी अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं, सबका अपना तरीका है। हम एक अलग डेफिनेशन बता रहे हैं, ठीक है, आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the interaction between constituents particle of the matter। देखिए, केमिस्ट्री को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ब्रांच है साइंस का जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैटर का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब मैटर किस चीज से बना हुआ है। तो मैटर के अंदर छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है जिनको हम एटम, आयन, मॉलिक्यूल कहते हैं। वो पार्टिकल किस तरह से इंटरैक्ट करता है, इसी का स्टडी हम लोग को बेसिकली पूरा केमिस्ट्री में करना पड़ता है। ठीक है, उनके बीच इंटरैक्शन कैसा है, क्या एक दूसरे पे वो फोर्स लगा रहा है, क्या उसमें चेंजेस आ रहा है, उन्हीं के बारे में सारा बात हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट में करते हैं। ये इंटरैक्शन किस तरह से बदलता है, उस क्या क्या फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करता है, पूरा केमिस्ट्री में हम यही सब बात करते रहेंगे। जिस समय आपको केमिस्ट्री का अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा उस समय इस डेफिनेशन को और आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अभी इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना सही नहीं है क्योंकि इसके बारे में जितना हम बोले उतना कम है। ठीक है, तो अब चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में सबसे पहला जो टर्म आएगा वो है मैटर। अब मैटर किसी के लिए नया नहीं है, ठीक है, बचपन से 5, 6, 7 क्लास से हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट इज मैटर। ठीक है, और डेफिनेशन भी बहुत साधारण है, आपको मालूम होगा, एनीथिंग व्हिच हैज अ डेफिनेट mass and occupies space। मैटर होने का दो ही कंडीशन है। पहला क्या कि उसके पास एक डेफिनेट मास होना चाहिए। मैटर होने का दो कंडीशन। कोई पूछ रहा है कि मैटर होने का क्या कंडीशन है, दो कंडीशन। पहला कंडीशन डेफिनेट मास मतलब फिक्स्ड मास, उसका मास चेंज नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज है कि उसके पास वॉल्यूम होना चाहिए। किसी भी चीज के अंदर अगर ये दो चीज है तो उसको हम मैटर बोलेंगे। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में वो हर चीज है जो हमारे आसपास है। हमारे आसपास हर एक चीज को हम मैटर की कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे हम तुम भी मैटर हो, ठीक है, कोई नॉन लिविंग थिंग, टेबल, चेयर, बेंच मैटर है, सन, मून मैटर है, इवन एयर भी मैटर है क्योंकि एयर का भी अपना कुछ मास है, फिक्स मास है, और एयर का भी वॉल्यूम है, वो जगह घेर रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम लोग चारों तरफ से मैटर से घिरे हुए हैं। ठीक है, मैटर का डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, अब बात करते हैं मैटर के क्लासिफिकेशन की, मैटर को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, इसको हम रफ कर रहे हैं। ठीक है,
एक बात हम बोलना चाहेंगे, जो भी हम लिख रहे हैं उसको आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो लगातार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन वीडियो में पढ़ने का थोड़ा तरीका थोड़ा अलग होता है, वो आपको समय के साथ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे, जैसे हम कुछ लिख देंगे बोर्ड में तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का। तो मैटर का क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है, एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन जैसा कि मालूम होगा, मैटर को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। लेकिन उसका बात यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन का। हम लोग यहाँ बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन का। केमिकल क्लासिफिकेशन, और इस केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग मैटर को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा कहलाता है मिक्सचर। अब इस प्योर सब्सटेंस का भी फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। अब एलिमेंट, कंपाउंड, ये सब बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है केमिस्ट्री का, ठीक है। केमिस्ट्री समझने के लिए हमको इन सब को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो इस चैप्टर में हम एलिमेंट, कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है। अब हम लोग मूव करने वाले हैं हमारे अगले टर्म की तरफ, जो कि है एलिमेंट। कोई पूछ रहा है एलिमेंट क्या होता है, तो चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उनके बारे में एक बात तुमको पता है क्या, वो प्योर सब्सटेंस है। एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे एलिमेंट का एग्जाम्पल हो सकता है आयरन, कार्बन। कंपाउंड का एग्जाम्पल हो सकता है वाटर, NaCl, नमक। एग्जाम्पल कोशिश करो वही लेने का या वही देने का जो हमारे आसपास है, जिससे हम बहुत अच्छे से वेल नोन हो, ठीक है। वैसा एग्जाम्पल आएगा तो समझना बड़ा आसान होगा। जैसे पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है, पानी को ही हम लोग यूज करते हैं, तो उसका एग्जाम्पल लेना हमारे लिए ठीक है। नमक बहुत सही है, ठीक है। उसी तरह से आयरन, कार्बन, हम वही सब एग्जाम्पल लिए जो डेली लाइफ में बहुत ही रेलिवेंट है, ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे एलिमेंट की तरफ कि एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है, किसको हम एलिमेंट बोलते हैं, किसको हम कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। दोनों में एक बात कॉमन है, दोनों क्या है, प्योर सब्सटेंस है। तो चाहे वो एलिमेंट का डेफिनेशन हो या फिर कंपाउंड का डेफिनेशन हो, हम दोनों में प्योर सब्सटेंस जरूर यूज करेंगे, ठीक है। आप लोग में से बहुत सारे को एलिमेंट का डेफिनेशन पहले से आता होगा, क्योंकि ये हमारे प्राइमरी क्लासेस में स्टार्टिंग से ही बताया जा रहा है हम लोग को, ठीक है। फिर भी हम पहले बोल चुके हैं, यहाँ पे हम हर बात, हर बेसिक डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगला टर्म आने वाला है आपका एलिमेंट। तो एलिमेंट का डेफिनेशन में पहला तो वही बात, प्योर सब्सटेंस। इट इज अ प्योर सब्सटेंस which cannot be further splitted into 2 or more new substance। एलिमेंट के बारे में, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड, बार बार हम एक ही बात, वही वाला बात बोले हैं कि उनके बारे में एक चीज हम पहले से जानते हैं, क्या, वो प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस मतलब उसमें कुछ मिक्सिंग नहीं है, ठीक है। अब ये कैसा प्योर सब्सटेंस है, ये एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसको हम फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। स्प्लिट नहीं कर सकते हैं मतलब हम तोड़ नहीं सकते, तोड़ कर कुछ नया नहीं बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये था आयरन का, ठीक है। तो ये आयरन का एलिमेंट है, और ये जो हम सर्कल से दिखा रहे हैं ये एक्चुअली उसका एटम्स है, ठीक है। ये पूरा का पूरा मॉडल कहलाएगा एलिमेंट, और इसका एक जो स्फेयर है वो कहलाएगा एटम, ठीक है। तो ये पूरा एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट है तो ये प्योर है, दिख रहा है, इसमें सिर्फ आयरन का मौजूद है और कुछ नहीं, तो हम बोल सकते हैं ये प्योर सब्सटेंस है। दूसरा बात, इसको हम फर्दर स्प्लिट करके कुछ नया नहीं बना सकते हैं। जैसे अगर हम इसको ब्रेक कर दें,
यहाँ से इसको हम ब्रेक कर दें तो ये मिला और ये मिला, क्या ये दोनों अलग चीज मिल गया? नहीं, अभी भी वो आयरन ही है। मतलब आयरन को अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो कुछ नया चीज हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, एलिमेंट का ये डेफिनेशन है, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी फर्दर स्प्लिटेड इनटू टू और मोर न्यू सब्सटेंस। ठीक है, एग्जांपल आयरन, कार्बन, कार्बन का भी वही हाल है, अंतर ये है कि ये मेटल है और कार्बन नॉन मेटल है। ठीक है, तो कार्बन को भी स्प्लिट करेंगे तो कार्बन ही मिलेगा, कुछ नया नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हाँ, एलिमेंट को फर्दर जब एकदम अल्टीमेट लेवल तक स्प्लिट कर देते हैं, एकदम लास्ट लेवल तक, तब जाके हमको जो चीज मिलता है उसको बोलते हैं एटम। ठीक है, हालांकि एटम का डेफिनेशन हम आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ एलिमेंट का। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं एलिमेंट अब समझ में आ गया, एलिमेंट क्लियर है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? तो कंपाउंड के बारे में वही बात बोल सकते हैं, इट इज अ प्योर सब्सटेंस, इट इज अ pure substance in which two or more elements are present in chemically combined form। अब दोनों में कॉमन बात क्या है कि दोनों प्योर सब्सटेंस है, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, दोनों क्या है? प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, लेकिन अंतर यह है कि कंपाउंड में दो या दो से अधिक एलिमेंट हो सकता है और ये केमिकली कंबाइंड फॉर्म में होगा। एग्जांपल देते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल लिए वाटर, H2O एक कंपाउंड है। सबसे पहले ये प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस कहते हैं जब हम पानी लेते हैं तो पानी में कुछ मिक्स नहीं होता है, पानी अपने आप में प्योर है, सिर्फ और सिर्फ वाटर है वो। ठीक है, हालांकि इम्प्योर वाटर भी ले सकते हैं, लेकिन हम इम्प्योर वाटर का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम 100% प्योर वाटर का बात कर रहे हैं। तो जब हम पानी लिए तो वो प्योर सब्सटेंस है। अब इस प्योर सब्सटेंस में दो या दो से अधिक एलिमेंट मौजूद है। साफ साफ दिख रहा है यहाँ दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये जो एलिमेंट है ये केमिकली कंबाइंड फॉर्म में है, मतलब एलिमेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं है, ये लोग आपस में केमिकली कंबाइंड है। अभी केमिकली कंबाइंड कैसे हुआ? थ्रू केमिकल रिएक्शन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन किया तब जाके वाटर फॉर्म हुआ। मतलब कंपाउंड में एलिमेंट मौजूद होता है बाय डूइंग केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट अपने एलिमेंटल फॉर्म में नहीं होता है, वो कंबाइंड फॉर्म में होता है, जिसके वजह से कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, समझ में आ चुका है सबको? क्लियर है? कंपाउंड और एलिमेंट बहुत बेसिक बात है, इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे ये सारा टर्म बार बार आते रहेगा। एलिमेंट आएगा, कंपाउंड आएगा, ये सब हमको डेली सुनने मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे मूव करते हैं। तो यहाँ हम केमिस्ट्री के दो टर्म्स के बारे में समझ चुके हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। अब आगे बात करते हैं सिंबल ऑफ द एलिमेंट। सिंबल ऑफ एलिमेंट, जैसे कि अभी हम चैप्टर का नाम डिस्कस कर रहे थे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, और वहां हम बात कर रहे थे अल्फाबेट्स का, कि इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश का अल्फाबेट आना चाहिए, ए बी सी डी ये सब आना चाहिए, तब जाके हम इंग्लिश समझेंगे। वैसे ही केमिस्ट्री का भी अल्फाबेट है, और केमिस्ट्री का जो अल्फाबेट है वो उसका एलिमेंट है। ठीक है, तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमको एलिमेंट का ज्ञान होना चाहिए, एलिमेंट को के बारे में समझना चाहिए। अब एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसके सिंबल से है। हर एलिमेंट का अपना एक खास रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम उसका सिंबल कहते हैं। ठीक है, अब ये सिंबल डिसाइड कैसे होता है? तो देखो, पहले बहुत पुराने जमाने में हर एलिमेंट का अपना एक पिक्टोरियल सिंबल होता था। अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता था, जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, इन सब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से अलग अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया गया। लेकिन धीरे धीरे एलिमेंट का नंबर बढ़ने लगा। पहले बहुत ज्यादा एलिमेंट के बारे में जानकारी नहीं था, बहुत लिमिटेड एलिमेंट था, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ा तो उनका रिप्रेजेंट करने का तरीका भी बदलने लगा, क्योंकि अब मेरे पास बहुत ज्यादा सिंबल नहीं जिससे हम हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है जॉन डाल्टन, बहुत फेमस साइंटिस्ट है। वो भी अपना तरीका लगाए एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का। जैसे वो बोले कि ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करना है तो O लिख दो, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना है तो O डॉट लिख दो,
ठीक है, ये भी एक तरीका था एलिमेंट को रिप्रेजेंटेशन का, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जोहान बर्जेलियस, बहुत ही फेमस नाम। इनका ये कहना था कि अगर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसके इनिशियल अल्फाबेट के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और शायद ये बहुत ही बेस्ट और इफेक्टिव तरीका था एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का। जैसे कि अगर हमको हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना है, तो इसका इनिशियल H है तो इसको हम लिखेंगे H। अगर हमको कार्बन को रिप्रेजेंट करना है तो इसका इनिशियल C है तो लिखेंगे C, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब तुम ही दिमाग लगाओ कि यहाँ पर अल्फाबेट तो मात्र 26 है, तो हम उतना ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, लेकिन एलिमेंट का नंबर तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अब आगे के एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करें। और बहुत सारे एलिमेंट का सेम इनिशियल भी हो सकता है, जैसे कि कार्बन, कॉपर, क्लोरीन, कैडमियम, बहुत सारे एलिमेंट है जिसका इनिशियल C है। तब क्या करेंगे, तब एक और दिमाग लगाया गया कि तब हम फर्स्ट 2 इनिशियल्स लेंगे, ठीक है, फर्स्ट 2 इनिशियल लेंगे और वहां से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो एक एलिमेंट है जिसका नाम है बेरिलियम, अब इसको हम लोग लिखते हैं Be, क्यों, क्योंकि B से और भी नाम है, ठीक है। तो इसीलिए हम दो चीज का 2 इनिशियल का स्टार्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहां तक तो बात ठीक है, ठीक है। अब बात थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एलिमेंट का जो भी नाम रखा गया या केमिस्ट्री में या साइंस में जो भी नाम रखा जाता है वो बेसिकली 2 लैंग्वेज से निकल कर आता है। ये 2 लैंग्वेज से हमेशा आपका पाला पड़ेगा, एक है ग्रीक और दूसरा है लैटिन। साइंस का अधिकतर वर्ड्स इन्हीं 2 लैंग्वेज पे फोकस करता है, ग्रीक लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज, और इन्हीं से बहुत सारा वर्ड उठाया गया है, ठीक है। तो नाम भी वहीं से मिलता जुलता आएगा, ठीक है। तो अब इनिशियल्स जो होगा उन्हीं का होगा, और उनका सिंबल याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, वहां से आप उनको याद करेंगे, ठीक है। जैसे पहला नाम सोडियम। अब सोडियम का इनिशियल S है, O है, तो S तो इसका सिंबल नहीं है, इसका सिंबल है Na। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इसका लैटिन नेम है नाइट्रियम, ठीक है। तो आपको लैटिन नेम याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस उसका सिंबल याद कर लीजिए। तो बस कोई यही पूछेगा कि उसका सिंबल Na क्यों है, नाम तो सोडियम है, तो बात यही बोलेंगे कि उसका लैटिन नेम नाइट्रियम है और लैटिन नेम से ही इनिशियल्स लिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा नाम है जिसको हम याद कर लेंगे। पोटेशियम, इसका है K, कैलियम नाम है, ठीक है। कुछ फेमस गोल्ड, Au, ऑरम नाम है, सिल्वर Ag, अर्जेंटम, मरकरी Hg, इसका बहुत अच्छा नाम है हाइड्रागायरम, ठीक है। एंटीमनी Sb, आयरन Fe, ठीक है। कुछ ही नाम लिखे हैं, आप बुक से फॉलो कीजिएगा, आपको और भी नाम मिल जाएगा। तो आपको करना यह है कि इन एलिमेंट्स का सिंबल याद करना है जिनका नाम थोड़ा सा अलग है, ठीक है। उसके बाद क्या हमको सारा सिंबल लर्न करने की जरूरत है? नहीं, सारा सिंबल याद नहीं करना है। स्पेसिफिकली हमको उन सब का याद करना है जिसका नाम थोड़ा सा अलग है, ठीक है, उसको याद करेंगे। और हम लोग याद फोकस करेंगे एलिमेंट्स अप टू 20, जिनका एटॉमिक नंबर 1 to 20 होगा, उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस इसी तक यहीं तक घूमते रहेगा, ठीक है। तो 1 to 20 एलिमेंट्स का सिंबल, एटॉमिक नंबर, ये सब आप लर्न करेंगे। और बाकी जो एलिमेंट है जिनका नाम थोड़ा सा अलग जा रहा है, उनका हम सिंबल भी याद करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको केमिस्ट्री अच्छे से समझना है, बहुत बढ़िया से पढ़ना है, तो जो हम बोल रहे हैं वो आपको करते चलना है, ठीक है। आप देखिएगा एक दिन आप केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला काम आपको यही दिया गया है कि आप 1 to 20 एटॉमिक नंबर याद कीजिए, उनका सिंबल याद कीजिए, और उन एलिमेंट का भी सिंबल याद कीजिए जिनका नाम उसके नाम से मैच नहीं कर रहा, सिंबल उनके नाम से मैच नहीं कर रहा, लैटिन नेम से मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो सिंबल है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है।
सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे कि जब हमसे कोई बोला हाइड्रोजन तो हम सिंबल लिखनी है H। अब ये जो H सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो H है ये एलिमेंट को बता रहा है, एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेशन है, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जो सिंबल है इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, सबसे पहला बात यही है। दूसरा नंबर बात, इट डिनोट वन एटम, वो एक एटम को भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब H लिखा हुआ है कहीं तो इसका मतलब है कि वहां पर एक एटम है हाइड्रोजन का। अभी जो हम डायग्राम बनाए थे वहां हम बोले थे कि जो एलिमेंट है उसके अंदर बहुत सारे एटम है। ठीक है, तो एक H का मतलब हो गया एक एटम। ठीक है, साथ ही साथ वो H एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हाइड्रोजन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक H का मतलब हो गया एक हाइड्रोजन का एटम। ठीक, तीसरा नंबर बात, इट गिव्स द मास ऑफ ईच एटम, वो हर एक एटम का मास को भी रिप्रेजेंट करता है। एक H लिखने का मतलब एक एटम है, और एक एटम का मास कितना होता है उसको भी वो डिनोट करता है। तो सिंबल का ये तीन मेन इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर हम कहीं सिंबल लिख रहे हैं तो हम इन तीनों बात को ध्यान में रखते हुए लिख रहे हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं ये सब समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कंपाउंड की तरफ। तो जैसा कि दिखा था कि कंपाउंड में दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन होकर रहते हैं। ठीक है, एग्जांपल हम लोग देखे थे वाटर का। अब जैसा कि सबको मालूम है वाटर फॉर्मूला तो सबको पहले से मालूम है, लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो हम लोग अब आगे हैं एलिमेंट से कंपाउंड की तरफ। कंपाउंड का डेफिनेशन आ चुका है हम लोग को। तो कंपाउंड में दो एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों आपस में कंबाइन होता है तब जाके फॉर्म होता है वाटर। ठीक है, अब एलिमेंट जब बनता है तो ये एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है, एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है। ठीक है, और इसी रेशियो को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला लिखा जाता है। तो जब हम फॉर्मूला लिखते हैं किसी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं तो वहां पर हम सिंबल्स को ही यूज करते हैं, और सिंबल्स को हम इस तरह से लिखते हैं ताकि वो रेशियो को भी बता पाए। जैसे कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं H2O। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक एटम ऑक्सीजन का दो हाइड्रोजन के एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर एक ऑक्सीजन का एटम है तो वो दो हाइड्रोजन के एटम से बॉन्डेड है इस तरह से। ठीक है, इसीलिए फॉर्मूला H2O लिखा गया है। तो कंपाउंड का होता है फॉर्मूला और एलिमेंट का होता है सिंबल। जब फॉर्मूला लिखना है तो सिंबल का ही यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर इंग्लिश का बात करें तो पहले हम अल्फाबेट सीखते हैं ABCD, उसके बाद हम वर्ड फॉर्मेशन सीखते हैं, हम लिखते हैं बैट कैट रैट। ठीक है, तो जब हम बैट लिख रहे हैं तो उसमें हम अल्फाबेट का ही यूज कर रहे हैं BAT का, और उनको एक स्पेसिफिक मैनर में लिख रहे हैं, तभी तो वर्ड फॉर्म होता है और तभी तो वो एक मीनिंग कन्वे करता है कि बैट का मतलब क्या है। उसी तरह से एलिमेंट का एक सिंबल होता है, और जब वो सिंबल को हम एक ऑर्डर में लिखते हैं, एक परफेक्ट रेशियो में लिखते हैं, तब जाके वो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है और कंपाउंड का मतलब हमको बताता है। ठीक है, तो कनेक्ट कर पा रहे हो किस तरह से केमिस्ट्री इंग्लिश के ही तरह है और उसका लैंग्वेज को हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए चैप्टर का नाम लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री रखा है। बहुत अच्छा नाम रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला देख लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए, अगला टॉपिक है रेडिकल्स एंड देयर वैलेंसी। ठीक है, हर एलिमेंट का अपना वैलेंसी होता है। वैलेंसी का पहले हम एक बेसिक डेफिनेशन देते हैं, उसका डिटेल में आगे का चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, वैलेंसी का बुक्स में बहुत बेसिक डेफिनेशन लिखा था, वही डेफिनेशन हम यूज कर रहे हैं। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, किसी एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? ठीक है, इसको सिंपल शब्दों में कहें तो एक एलिमेंट कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा,
जैसे कि अभी हम जो एग्जांपल लिए थे, फिर से वही एग्जांपल ले रहे हैं वाटर का, तो यहाँ हम देखे थे ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है और हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है। ठीक है, तो वैलेंसी का मतलब हो गया कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, इसको और डिटेल में हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जब हम समझेंगे कॉन्फ़िगरेशन, तब हमको समझ में आया कि 2 ही क्यों है, 1 ही क्यों है, उसका रीजन हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे। ठीक है, वैलेंसी समझ में आ गया। अब आगे आते हैं रेडिकल्स पे। रेडिकल्स क्या होता है? तो रेडिकल्स आर द चार्ज स्पीसीज। रेडिकल्स क्या है? ये चार्ज स्पीसीज है जो किसी ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, और ये रेडिकल्स 2 तरह का होता है, जैसा कि मालूम है चार्ज भी तो 2 तरह का होगा, चार्ज 2 तरह का होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो रेडिकल भी चार्ज स्पीसीज है। ठीक है, और ये भी 2 तरह का होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, जिसमें हम पॉजिटिव वाले को बोलते हैं बेसिक रेडिकल्स और नेगेटिव वाले को बोलते हैं एसिडिक रेडिकल्स। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम एक लिस्ट दे रहे हैं, उस लिस्ट में हम बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल्स का बस नाम लिख दे रहे हैं। ऐसे ये लिस्ट आपको बुक में मिल जाएगा, लेकिन बुक में बहुत सारा है, हम कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट दे देंगे ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये स्पेसिफिकली हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है, हमको सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम एक लिस्ट बना रहे हैं बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स का। सबसे पहला हाइड्रोजन है, फर्स्ट एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन आयन। बेसिक रेडिकल मतलब पॉजिटिव होगा हर जगह, तो इसका सिंबल है H+। दूसरा सोडियम आयन, सिंबल Na+। तीसरा पोटेशियम K+। मैग्नीशियम Mg+2। अब यहीं पे देखो, अभी तक प्लस 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 था, एक ही प्लस था, अब यहाँ +2 आ गया। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यहाँ +2 क्यों है, तो इसका जवाब तुमको आगे का चैप्टर मिलेगा कि कब +2 होगा, कब 3 होगा, कब 1 रहेगा, वो हम धीरे धीरे समझेंगे। फिलहाल के लिए तुमको करना क्या है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, ये जो चार्ट है इसको याद करो, लर्न करो अच्छे से। ठीक है, फिर धीरे धीरे इसका रीजन हम समझेंगे, रीजन समझ में आ जाएगा तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहला कुछ ये होना चाहिए कि जो बेसिक बात है उसको हम किसी तरह से लर्न कर लें। ठीक है, नेक्स्ट कैल्शियम, एल्युमिनियम, जैसा कि अभी हम बोले थे कि वैलेंसी के बारे में, कि वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। ठीक है, ऑक्सीजन का 2 था, यहाँ पे उसका चार्ज भी उसका वैलेंसी बता रहा है। ठीक है, जैसे इस समय कोई पूछ ले कि वैलेंसी क्या है पोटेशियम का, तो 1 है क्योंकि +1 लिखा हुआ है। कोई पूछ रहा है मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या है, तो 2 है क्योंकि +2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हर एलिमेंट का वैलेंसी कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है, ये वैलेंसी वेरी भी करता है, जिसको हम वेरिएबल वैलेंसी के नाम से जानते हैं। जैसे एक ही एलिमेंट का 2 वैलेंसी हो सकता है, 3 वैलेंसी हो सकता है, ज्यादा वैलेंसी भी हो सकता है। ठीक है, तो तुम्हारे सिलेबस में बहुत ज्यादा वैलेंसी को नहीं पढ़ना है, तुमको 2 वैलेंसी के बारे में ध्यान रखना है कि वो ऐसा एलिमेंट जिनका 2-2 वैलेंसी होता है। ठीक है, सबसे सिंपल एग्जांपल अगर हम बात करें तो आयरन है वो। अब आयरन का 2-2 वैलेंसी हमको दिखेगा, एक आएगा +2 और एक आएगा +3। तो जैसे कि हम बोले एल्युमिनियम आयन, तो सबको मालूम था Al+3, लेकिन अगर हम बोलेंगे आयरन आयन तो पता ही नहीं चलेगा कि Fe+2 का बात हो रहा है कि Fe+3 का बात हो रहा है, तो हमको वो भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा हम किस चार्ज का बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चार्ज लो है और एक चार्ज हाई है, तो केमिस्ट्री में ये तरीका दिया गया है कि अगर चार्ज लो है तो नाम
कि एंड में सफिक्स यूज करना है अस, और अगर चार्ज हाई है तो नाम के एंड में सफिक्स यूज करना है इक। ठीक है, देखो इसको भी तो बहुत स्टूडेंट बोलता है, इसको भी हम भूल जाते हैं, कैसे भूल जाता है पता नहीं, लेकिन यहाँ से याद कर सकते हैं, ओ से ओ मैच कर रहा है और आई से आई मैच कर रहा है। चार्ज हाई तो इक और चार्ज लो तो अस, और नाम यूज करेंगे लैटिन, जैसे कि आयरन का लैटिन नेम है फेरम, तो एक हो जाएगा फेरस, फेरस, तो फेरस का फॉर्मूला हो जाएगा Fe+2 और एक हो जाएगा फेरिक, तो फॉर्मूला हो जाएगा Fe+3। उसी तरह कॉपर का भी दो होता है, एक +1 और एक +2, तो ये लो है और ये हाई है, तो लो का अस और हाई का इक, इसका नाम क्यूप्रस और इसका नाम क्यूरिक। ठीक है, अभी तक सिर्फ जो भी एटम था वो सिंगल सिंगल था। ठीक है, बहुत यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जैसे कि देखो एग्जांपल कुछ अमोनियम, अमोनियम आयन, तो यहाँ पर हो जाएगा NH4+। अब यहाँ पे एक से ज्यादा एटम है, ठीक है, तो ये प्लस चार्ज पूरे कंबाइंड के ऊपर है, ये किसी एक पार्टिकुलर एटम पे नहीं, ये पूरे कंबाइंड ये ग्रुप पे प्लस चार्ज है। ठीक है, इन सबको हम बेसिक रेडिकल्स कह रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एसिडिक रेडिकल की तरफ जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ चुका है। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, हम रब कर रहे हैं। ठीक है, एक बात और यहाँ पे सब ध्यान दे दिया होगा कि इधर अधिकतर सब मेटल है, सिर्फ अगर लास्ट वाले को छोड़ दिया जाए, लास्ट वाले स्पीसीज को छोड़ दिया जाए तो बेसिकली सब मेटल ही उधर आया है। ठीक है, तो साधारण सी बात है इधर नॉन मेटल आएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज को देख रहे हैं हाइड्रोजन को, वो नॉन मेटल है लेकिन वो इधर आया क्योंकि हाइड्रोजन के पास डुअल बिहेवियर है, वो मेटल की तरह भी बिहेव कर सकता है और नॉन मेटल की तरह भी, मतलब प्लस ही बना सकता है और माइनस भी, तो हाइड्रोजन इधर भी आएगा। लेकिन जब वो इधर आएगा तो नाम थोड़ा सा बदलेगा, इसका नाम में हम लगाएंगे सफिक्स IDE, ये याद रखना है, अधिकतर के लास्ट में ये वाला सफिक्स दिखेगा IDE, हाइड्राइड आयन, और इस बार लिखेंगे H- नॉट प्लस। ठीक है, ऑक्साइड O2-। अब यहाँ जो माइनस का जो चार्ज है वो उसका वैलेंसी बता रहा है, जैसे कि पहले बोल चुके हैं कि ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, तो 2- भी लिखा हुआ है। ठीक है, फिर क्लोराइड Cl-, नाइट्राइड N3-। अब कुछ कंबाइंड का लेते हैं, जैसे कि कार्बोनेट, तो CO3-2-। ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम है, और इस पूरे होल के ऊपर 2- चार्ज है, पूरे होल के ऊपर 2- चार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो वहां पे हाइड्रोजन भी आ जाता है। ठीक है, उसी तरह सल्फेट SO4-2-, समझ गए, वो उसी से रिलेट करेंगे, कार्बोनेट की तरह ही सल्फेट है। बाइसल्फेट HSO4-, एसीटेट CH3COO। ठीक है तो और भी बहुत सारा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना पहले आप याद कीजिए, फिर जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे बताया जाएगा। ठीक है, आप इन रेडिकल्स को पहले लर्न कीजिए, अभी ये फर्स्ट लेक्चर था मेरा। ठीक है, और फर्स्ट लेक्चर ही बहुत सारा हम काम दे दिए। ठीक है, तो आप क्या क्या करेंगे, पहले आप 1 to 20 एटॉमिक नंबर लर्न करेंगे, उनका सिंबल लर्न करेंगे, फिर उन एलिमेंट का सिंबल लर्न करेंगे जिनका नाम उसके नाम, इसका सिंबल उनके नाम से मैच नहीं करता, लैटिन नेम से उठाया गया। फिर आपको इन रेडिकल्स का भी बारे में याद करना पड़ेगा। ठीक है, और अभी लॉकडाउन चल रहा है तो कोई हेडेक का बात नहीं कि नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं, पूरा टाइम आपका है, आप लर्न कीजिए, हम आपके साथ हैं, आपको कंटिन्यूअस फीडबैक मिलते रहेगा, आपको लगातार कंटेंट प्रोवाइड करते जाएगा और आपका सिलेबस कवर किया जाएगा। आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है कि आपका स्कूल नहीं चल रहा है, आपका ट्यूशन नहीं चल रहा है, हम आपके साथ हैं। ठीक है, टिल देन आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।